यस, तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चल रहा था, उसमें हमको बचे थे क्वेश्चंस करने। सर अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने रिवाइज किया था हर एक आपका कंसेप्ट दैट इज रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर। उसमें ना हमारे क्वेश्चंस बचे थे कुछ कुछ, इलस्ट्रेशन बचे थे 3-4 ठोक, और आपके मॉड्यूल के एक्सरसाइज क्वेश्चन बचे थे। अपन एक काम करते हैं, रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं, पहले अपन टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस को निपटाते हैं, देन अपन आएंगे इलस्ट्रेशंस में, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैंने हिंट पहले डाल के रखी है, सिंस यू नो दिस इज अ वीडियो काइंड ऑफ वन शॉट काइंड ऑफ वीडियो, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड अपन मेंटेन करेंगे, बाकी हाँ कंसेप्चुअली मैं आपको हर एक चीज क्लियर करते चलूंगा, ठीक है। देखो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, आईना लिमिटेड इज कंसिडरिंग, आईना लिमिटेड क्या बात है, आईना लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्स अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना। सर 9 करोड़ का चाहिए हमको फंड, फंड कितना चाहिए, 9 करोड़। सर डाउट आ गया, इक्विटी लेके डेट ले, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन इज 12%, सर लोन पे इंटरेस्ट 12% है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है। कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस फॉर अ प्रोजेक्ट कंसिडरिंग द डेट इक्विटी रेशियो इंस्टेड ऑफ फाइनेंसिंग एजेंसी बीइंग 2:1। क्या बोल रहे हैं सर, सर हमको बेसिकली क्या बोल रहे हैं, 9 करोड़ लोन उठाने हैं, मैंने लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन डेट 12% है, टैक्स है आपका 30%। सर इनडिफरेंस पॉइंट बताने बोल रहे हैं, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, कंसिडरिंग द डेट टू इक्विटी रेशियो इंसिस्टेड बाय द फाइनेंसिंग एजेंसी बीइंग 2:1, यानी डेट टू इक्विटी रेशियो क्या रखना सर, 2:1 रखना, ठीक है। तो पहले जनरली क्या होगा भाई, या तो दो केस हो सकते हैं, या तो मैं डेट उठाऊंगा ही नहीं, या तो मैं डेट उठाऊंगा। अगर मैं पहला ऑप्शन कंसिडर करूं जिसमें मैं डेट नहीं उठा रहा हूं, तो सर क्या हो जाएगा, 9 करोड़ पूरी की पूरी इक्विटी हो जाएगी। और ईबी इन डिफरेंस पॉइंट पे अपन क्या इक्वेट करते हैं सर, ईपीएस। अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। इन डिफरेंस पॉइंट पे ये देखो, पॉइंट ऑफ इन डिफरेंस में अपन ने क्या इक्वेट किया सर, ईपीएस, अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर। अगर आप देखोगे तो दिस इज नथिंग बट योर व्हाट, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ईपीएस है। अगर इस फॉर्मूले को आप देखोगे तो ईपीएस है भाई, ईबीआईटी में पहले इंटरेस्ट हटाया, ठीक है, पीबीटी बनाया, फिर टैक्स हटाया, पीएटी बनाया, तो पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यस, देखो पहला ऑप्शन क्या बोला सर, इक्विटी 9 करोड़ दे रखी है, नंबर ऑफ शेयर 90 लाख दे रखा है। कैसे 90 लाख दे रखा है, क्योंकि 10 रुपये अगर फेस वैल्यू है शेयर का, जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो बाय डिफॉल्ट अपन ने मान लिया, ठीक है, कितना 10 रुपये। अगर आप 100 रुपये भी मानते हो तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, तो भी आंसर में चेंज नहीं आएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। फेस वैल्यू आप जो भी मानो, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर से नंबर ऑफ शेयर्स उस तरफ कट जाएंगे, ठीक है। देखो सर, तो इसका ईपीएस क्या हो जाएगा, इसका ईपीएस हो जाएगा, ईबीआईटी जो हमने अज्यूम किया, मान रहे हैं कि ईबीआईटी को ही निकालना है अपन को, 1 - टी, टैक्स दे रखा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर दैट इज 90 लैक्स। सिमिलरली ऑप्शन 2 देखिए, अगर अपन ऑप्शन 2 में क्या बोल रहे हैं, डेट इज टू इक्विटी क्या बोल रहे हैं, 2:1, यानी दो हिस्सा डेट का रहेगा, तो एक हिस्सा क्या रहेगा, इक्विटी का रहेगा। तो 9 का अगर मैं एक हिस्सा 1/3 निकालूं तो वो इक्विटी हो जाएगा, और बाकी बचा डेट हो जाएगा, ठीक है। तो डेट पे इंटरेस्ट कितना हमको पता है, 12% ऑफ 6 करोड़ दैट इज 72 लाख। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन में ईपीएस निकालूं तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - टी अपॉन सर नंबर ऑफ शेयर्स, वहां पे अगर फेस वैल्यू 10 माना तो यहाँ पे भी फेस वैल्यू 10, तो अगर 3 करोड़ की इक्विटी है और फेस वैल्यू 10 है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 30 लाख, दिस बिकम। अब देखो इन डिफरेंस पॉइंट पे क्या होता है सर, ईपीएस दोनों के इक्वेट करते हैं, तो जब अपन दोनों को इक्वेट करेंगे तो 1 - टी कैंसल, इधर 30 इधर 90, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे तो ईवीआईटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1.08 करोड़। और यही क्या है, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, यानी अगर आपकी इनकम, अगर आपकी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईवीआईटी के बराबर या दैट इज 1.08 के बराबर आती है, देन क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस कहलाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलो लिमिटेड, सर जाइलो इज कंसिडरिंग टू अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑप्शन, सर दो अल्टरनेटिव देख रहे हैं, कौन से कौन से। एक में बोल रहा है इक्विटी शेयर तो एज इट इज रहेगी, 8 लाख की इक्विटी है, यहाँ पे भी 8 लाख की इक्विटी है, ठीक है सर, समझ में आ गया। सर एक केस में बोल रहा है प्लान बी में प्रेफरेंस शेयर को मैंने इस्तेमाल किया है, और पहले केस में बोल रहा है मैंने डेट को इस्तेमाल किया। सर कौन सा बेटर है, देख लेते हैं। द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द प्लान इज 480, अच्छा अब इसकी बार बता दिया है, इनडिफरेंस पॉइंट 480 यानी कि ईबीआईटी 480 है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, कैलकुलेट द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अच्छा प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं बता रखा है, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड नहीं। मेरे को एक बात बताओ, लॉजिकली कंसेप्चुअली कैसे आगे बात करेंगे, बढ़ेंगे कैसे।
सर इंडिफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट ऑप्शन का ईपीएस अर्निंग पर शेयर और सेकेंड ऑप्शन का ईपीएस अर्निंग पर शेयर को इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे सर? इक्वेट कर देंगे। देखो देखो जी देखो, पहला ऑप्शन क्या है? ईबीआईटी दे रखा है 480, इंटरेस्ट माइनस कर दिया पहले केस में जो 12% है 4 लाख का। ये देखो सर 12% 4 लाख का पहला ऑप्शन। तो सर 48,000 का मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया और यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीबीटी निकल के आ गया सर हम लोग का। फिर टैक्स माइनस कर दिया 30% की, तो अल्टीमेटली पीएटी निकल के आ गया, पैट दैट इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए अर्निंग कौन सी लेते हैं अपन? वो अर्निंग जो काट पीट के इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में आती है, ठीक है। तो सर पैट में से अगर अपन प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दे, यहाँ पे तो कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में कितना है प्रेफरेंस डिविडेंड? एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो देखो पैट कितना हो गया, ये पैट नहीं होगा, पैट ये होगा अर्निंग्स अवेलेबल। रुको मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ये हो जाएगा पैट, ये हो जाएगा अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ई टैश बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है सर। नहीं भी बोलो तो सिंपल वर्ड में अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। सर इक्विटी वालों के हाथ में इतना इतना पैसा आएगा और नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं डिवाइड करूं, इसको मैं 80,000 और 80,000 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा सर? ये ईपीएस पहले वाले का, ये ईपीएस दूसरे वाले का, और जैसे ही मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे एक्स क्या था सर? एक्स था प्रेफरेंस डिविडेंड। सर जब प्रेफरेंस डिविडेंड पता है और प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट पता है तो सर रेट नहीं निकल आएगा क्या? रेट नहीं निकल आएगा, निकल आएगा बिल्कुल सर। प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज 8.4%। आ गया अपना आंसर। क्या डिफिकल्ट था क्या सर? डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इन क्वेश्चन में केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। गणेशा लिमिटेड इज सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट, अच्छा जी, विद अ कैपिटल आउटले ऑफ 60 लाख, यानी कि एक प्रोजेक्ट में पैसा डाल रही है जिसमें पैसे कितने लगेंगे? 60 लाख लगेंगे। अब वापस से वही दुविधा, कैसे उठाए? इट हैज़ टू अल्टरनेटिव इन द फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। अल्टरनेटिव वन क्या बोलता है? 100% इक्विटी रखना। आप ना इक्विटी को ही रखना, कुछ और मत रखना, केवल इक्विटी रखना, ठीक है। इक्विटी रखना। अल्टरनेटिव टू क्या बोल रहे हैं सर? डेट टू इक्विटी का रेशियो ना 2:1 रखना। डेट टू इक्विटी, अगर पहले अल्टरनेटिव में चूज करूं, पहला अल्टरनेटिव चूज करूं तो इक्विटी कितनी है? 100%, तो इक्विटी कितनी हो जाएगी? 60 लाख की। और इसका फेस वैल्यू दे रखा है क्या? अगर फेस वैल्यू 10 है सर 6 लाख के शेयर हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे? 6 लाख। वहीं पे सेकंड ऑप्शन में देखूं तो डेट इज टू इक्विटी क्या बोल रहे हैं? 2:1। तो डेट कितना हो जाएगा सर? 40 लाख हो जाएगा और इक्विटी कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा, ठीक है। इक्विटी हो जाएगा 20 लाख। अगेन आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट इज 18%, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट दे रखा है। कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव। सर हमको अभी तक तो समझ में आ गया, हमको रटा भी गए, ऊपर के दोनों क्वेश्चन ऐसे थे क्या? इनडिफरेंस पॉइंट, इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब क्या? चाहे ये ऑप्शन लो चाहे वो ऑप्शन लो, इक्विटी वाले के हाथ में उतना ही आना है पैसा। इक्विटी अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो देखो इसका ईपीएस क्या हो जाएगा सर? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन एन 1। सर ये तो जीरो है क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं है। ये दे रखा है 40% और नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। सिमिलरली यहाँ पे सर इंटरेस्ट कैसे निकाला? 72,000। 72,000 कैसे निकाला? देखो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और डेट कितना है? 40 लाख। तो 40 लाख का 18 कितना हो जाते हैं? 40 लाख का 18% कितना हो जाएगा सर? 7,20,000। तो देखो मैंने इंटरेस्ट क्या कितना माइनस किया? 7,20,000। इसको वर्किंग नोट में अलग से शो करना, ठीक है। इंटू 1 माइनस 40% अपॉन 2 लाख शेयर, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 लाख शेयर, 20 लाख की इक्विटी थी, 10 रुपये फेस वैल्यू। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो सर हमारा ईबीआईटी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? ईबीआईटी निकल के आएगा कैलकुलेट करने पे, और वही हो जाएगा अपना आंसर, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? गणपति लिमिटेड इज कंसिडरिंग 3 फाइनेंसिंग प्लान्स। सर 3 प्लान को कंसिडर कर रहे हैं। प्लान्स कौन से? ए बी एंड सी। और टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना है सर? 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है। मैं क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को कभी भी देखो डरना नहीं है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है, बट हमको उसको हिंदी में या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश देन दैट्स फाइन। जस्ट थिंक ऑफ इट लाइक अ, ट्राई टू सिंप्लीफाई इट, ट्राई टू लाइक सेल्फ टॉक, अपने खुद से एक बार बात करके खुद को समझाने का ट्राई करो, ठीक है। कि सर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 3 ऑप्शन है, अच्छा। तीनों का कॉस्ट दे रखा है, अच्छा। 2 का कॉस्ट दे रखा है और 1 का टैक्स रेट दे रखा है, ठीक है। सर डेट का दे रखा है, प्रेफरेंस का दे रखा है, डेट और प्रेफरेंस का दे रखा है, लेकिन इक्विटी का नहीं दिया अभी तक।
तो क्या बोल रहे हैं, इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 10 विल बी इशूड एट द प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज पर शेयर। अच्छा, इसका प्राइस भी दे रखा है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दे रखा है, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी दे रखा है। हमसे क्या क्या पूछा है सर, एक तो आपका ईपीएस निकालना है, एक फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, और क्या बोल रहे हैं, इंडिकेट इफ एनी प्लान्स डोमिनेट कंप्यूट द ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। सर इसको अपन आते हैं बाद में, पहले इन दोनों को निकालते हैं, पहले इन दोनों को निकालते हैं। देखो, अगर अपन ईपीएस निकाले, अर्निंग पर शेयर, तो सर ईबीआईटी तो दे रखा है 80,000 तीनों के केस में। इंटरेस्ट केवल बी वाले केस में था कितना सर, 50%। 50% किसका, 2 लाख का। 2 लाख में से 50% डेट है, यानी कितना डेट है, 1 लाख रुपए। और इसका रेट कितना है डेट का सर, 8%। तो इसको इंटरेस्ट कितना देंगे सर, 8,000। 8% इंटू 1 लाख, 8,000। ठीक है, ये रहा 8,000। फिर अपना पीबीटी आ गया, माइनस करके टैक्स माइनस कर देंगे 50-50%। फिर आएगा डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा तो ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा सर, 50,000, यानी कि 1 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड है जिसको अपन ने 8% दिया, दैट इज अगेन योर व्हाट, 8,000। ठीक है सर, ये माइनस होके अपना क्या निकल के आ गया, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ई टैक्स जिसको बोलते हैं। सर नंबर ऑफ शेयर अगर अपन डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकला, प्लान ए में 100% इक्विटी थी, यानी 2 लाख का 2 लाख पूरा इक्विटी था। 2 लाख का 2 लाख पूरा इक्विटी था, और शेयर कितने में इशू किए थे सर, 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए के प्रीमियम में किए थे। 10 रुपए के शेयर को 10 रुपए के प्रीमियम, यानी 20 रुपए में शेयर इशू किए थे। अगर मैं 2 लाख को डिवाइड करूं 20 से, तो कितना आ रहे, नंबर ऑफ शेयर 10,000 शेयर इशू किए थे। पहले केस में कितने नंबर शेयर इशू किए, 10,000। तो दूसरे में कितने हो जाएंगे, 5-5 हज़ार, क्योंकि जस्ट हाफ हो जा रहा है कैपिटल। ठीक है, तो देखो अगर मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से, तो अपना आंसर आ जाएगा व्हाट, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर अपना निकल आएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, मेरे को एक बात बताओ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर, ऐसा ऐसा ईबीआईटी, ऐसा वैल्यू प्रॉफिट का, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ऐसा वैल्यू जहां पे नेट प्रॉफिट जो इक्विटी के हाथ में आएगा वो जीरो हो जाए, जो इक्विटी के हाथ में आएगा वो जीरो हो जाए। तो देखो, ईबीआईटी में जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर उसके बाद टैक्स माइनस करते हैं, फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं, तो क्या आता है सर, इक्विटी वाले के हाथ में पैसे आते हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ इक्विटी वाले को जीरो मिल रहे हैं, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ब्रेक इवन। तो सर इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इंटू 1 - t इक्वल्स टू प्रेफरेंस डिविडेंड। और अगर आप ईबीआईटी को कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - t। बेसिकली ये चीज़ आ जाएगी, बेसिकली ये चीज़ निकल के आ जाएगी। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन से जाओ, आपको चीज़ें आसान लगेगी। देखो, मैं बोलता हूँ अगर पहला, सर अगर मैं केस वन लूँ, अगर मैं केस वन लूँ, अगर मैं केस वन लूँ, क्या यहाँ पे प्रेफरेंस है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पे इंटरेस्ट है क्या, नहीं है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन में मैं क्या चाहता हूँ सर, अर्निंग जीरो हो जाए, इक्विटी वाले को जो पैसा मिल रहा है वो जीरो हो जाए। तो इसको जीरो करने के लिए अगर मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि यही पूरा का पूरा यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कुछ निकलेगा क्या सर, जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप जीरो कमाओगे तो इक्विटी के पास जीरो जाएगा, ऐसा। फिर क्या बोल रहे हैं, सेकेंड वाले केस में, सर सेकेंड वाले केस में पहले तो हमको कितना कमाना पड़ेगा, देखो सेकेंड वाले केस में अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हुआ सर, फाइनेंशियल ब्रेक इवन का, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस अपॉन 1 - t। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, क्या कि सर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन यानी ईबीआईटी निकालना है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इनटू 1 - टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये इक्वेशन भी याद रहती है, अगर आपको ये इक्वेशन भी याद रहती है, तो आप इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हो क्या, आपका पॉइंट ऑफ सॉरी, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अरे ये तो समझ रहे हो ना कि ये इक्वेशन क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इंटरेस्ट हटा, फिर टैक्स हटा, फिर प्रेजेंट डिविडेंड हटा, इक्वल टू जो आपको इक्विटी को मिलेगा, लेकिन इसको जीरो मिलना चाहिए। ये इक्वेशन रखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये याद रखोगे कि सर इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस अपॉन 1 - t होता है, तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है सर, इंटरेस्ट कितना है, 8,000। थर्ड वाले केस में इंटरेस्ट है जीरो।
सेकेंड वाले केस में प्रेफरेंस है 0 और यहाँ पे है प्रेफरेंस 8000। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको बाकायदा तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, ये तीनों क्या आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, इंडिकेट इफ एनी प्लान्स टू डोमिनेट एंड कंप्यूट द बेस्ट ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। सर एक बात बताओ, इनमें से कोई प्लान डोमिनेट कर रहे हैं क्या? सर ऑब्वियस सी बात है, प्लान बी डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि प्लान बी क्या बोल रहे हैं सर, ईपीएस सबसे हाईएस्ट है, दैट इज योर 7.2, दैट इज योर 7.2। तो देखो प्लान कौन सा डोमिनेट कर रहे हैं, 7.2। अभी क्या बोल रहे हैं सर, प्लान ऑफ इनडिफरेंस बताने हैं, इनडिफरेंस का प्लान बताना है। तो इनडिफरेंस किसके किसके बीच आ सकते हैं सर, ऑप्शन ए और बी के बीच आ सकते हैं, बी और सी के बीच आ सकते हैं, एंड ए और सी के बीच आ सकते हैं। भाई तीनों के बीच में इनडिफरेंस आ सकते हैं, और इनडिफरेंस पॉइंट में क्या करते हैं सर, ईपीएस, ईपीएस इक्वल करते हैं, ईपीएस 1 और ईपीएस 2 को इक्वल करते हैं। देखो हर इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है ऊपर, ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और चेक करना है। तो अगर अपन, मैंने कैलकुलेशन पहले ही करके रखी है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो पहले केस में ईबीआईटी आएगा 16000, फिर आएगा आपका, देखो यहाँ पे एक ऐसा केस बन रहा था जहाँ पे ये वैल्यूज कट जा रही है, जहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, कट जा रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जा रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा था सर, कोई इनडिफरेंस पॉइंट नहीं आ रहा था, कोई इनडिफरेंस पॉइंट नहीं। तो बेसिकली ग्राफ कैसा बन रहा था सर, उसका ग्राफ ये वाला बन रहा था, ग्राफ ये वाला बन रहा था बेसिकली, कि कोई भी इंडिफरेंस पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, चलो सर ऑप्शन ए और सी में कैसे देखेंगे, यहाँ पे अपना ईवीआईटी 32 आ रहा था, तो बेसिकली 16000 में एक आ रहा था इंडिफरेंस और एक 32,000 पे इंडिफरेंस आ रहा था। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं सर, योयो लिमिटेड, जस्ट अ सेकेंड ना, योयो लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 36 लाख इन डेट आउटस्टैंडिंग। कितना है, 36 लाख है डेट में आउटस्टैंडिंग, बियरिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ठीक है, ये अभी तक की सिचुएशन है। इट विशेस, ये क्या एग्जिस्टिंग, ये क्या एग्जिस्टिंग, इट विशेस विश कर रहे हैं यानी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, टू फाइनेंस 40 लाख एक्सपांशन प्रोग्राम एंड इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव। सर 3 ऑप्शन है उसके पास। पहला क्या है, एडिशनल डेट एट 12% इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर विद 11% डिविडेंड एंड इशू ऑफ इक्विटी शेयर विद 16। 3 ऑप्शन है उसके पास। ठीक है, कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग एंड इज इन अ 40% टैक्स ब्रैकेट। सर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग की अगर मैं बात करूं, एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन क्या है सर, इक्विटी है उसके पास 8 लाख शेयर की, डेट है उसके पास 36 लाख का जिसपे 10% का इंटरेस्ट देता है, ये एग्जिस्टिंग है। एंड उसके पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। इसको मैं लिख भी देता हूँ, देखो ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2, ये है ऑप्शन 3। ठीक है, ओके जी, और ये है अपना टैक्स, टैक्स दे रखा है। चलो निकालना क्या है पहले तो वो समझते हैं। इफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आर प्रेजेंटली 15 लाख, आज के दिन में कितनी इनकम इसकी, 15 लाख है, ईबीआईटी बेसिकली। डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर फॉर द 3 अल्टरनेटिव अज्यूमिंग नो इमीडिएट इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। सर कायदे से लॉजिकली आपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ईबीआईटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये तो करंट ईबीआईटी है, ईबीआईटी की वैल्यू बढ़नी चाहिए, करंट ईबीआईटी है। लेकिन ईबीआईटी करंट नहीं बढ़ रहा है, क्या बोल रहे हैं, तुरंत तुरंत इफेक्ट नहीं आ रहे, तुरंत तुरंत इंक्रीज नहीं हो रहे। हमने कैपिटल आज डाल दिया लेकिन इफेक्ट इस साल से नहीं आया, इफेक्ट तुरंत तुरंत नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब भी अपन निकालेंगे ईपीएस निकालना है ना अपने को, तो पहले अपन ईपीएस निकालते हैं। तो ईबीआईटी अपन क्या लेंगे सर, 15 लाख लेंगे, तीनों के केस में 15 लाख लेंगे। सर इंटरेस्ट माइनस करेंगे इसमें से, करंट वाला तो तीनों केस में से माइनस होगा क्योंकि 36 लाख का इंटरेस्ट ले रखा है ना 10% से, तो 36 लाख का 10% यानी 3,60,000, तो इतना इंटरेस्ट तो तीनों में से माइनस करेंगे, तीनों में से माइनस करेंगे। एंड एग्जिस्टिंग, सॉरी करंट, करंट डेट, जो अभी नया डेट लिया है। सर पहला केस क्या था, ऑप्शन 1 क्या था सर, डेट ले लो 12% से, तो पूरा का पूरा 40 लाख का 12% का डेट, तो कितना हो जाएगा सर, 40 लाख इंटू 12%, दैट इज और 4,80,000। और सर दूसरे और तीसरे केस में डेट था ही नहीं, तो सर पीबीटी कितना हो जाएगा ये, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 40%, तो बचेगा अपना व्हाट, पैट, पैट बचेगा। पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे,
प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ यहाँ पे था 11% ऑफ 40 लाख यानी 440। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अगर अपन माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, ये हो जाएगा ईटेश। अब नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तब जाके आपका ईपीएस आएगा, ठीक है। देखो पहले केस में अपन ने इक्विटी रेस नहीं की थी, जो जो 8 लाख शेयर थे वही 8 लाख हो जाएंगे। इसको डिवाइड करेंगे 8 लाख से आएगा 4.459, इसको डिवाइड करेंगे 8 लाख से 0.309। लेकिन सर इस केस में थर्ड केस में क्या हो रहा है सर, 8 लाख शेयर तो है ही है अभी, लेकिन जो आप इशू कर रहे हो ना 16 रुपए से, आप 16 रुपए से इशू कर रहे हो, आपके पास आप 40 लाख रुपए पैसा उठा रहे हो 16 रुपए के हिसाब से, तो आप कितने एक्स्ट्रा शेयर इशू कर रहे हो सर, 2.5 लाख इशू शेयर कर रहे हैं। प्लस ऑलरेडी जो 8 लाख है, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,50,000। नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे 10,50,000 सर, तो ये डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बेस्ट कौन सा है सर, बेस्ट थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। बेस्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन। एनालाइज विच अल्टरनेट डू यू प्रेफर, सर कौन सा प्रेफर करेंगे अपन, फर्स्ट ऑप्शन प्रेफर करेंगे। क्या प्रेफर करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। कंप्यूट हाउ मच ईबीआईटी नीड टू बी इंक्रीज, सर ईबीआईटी कितने से बढ़ना चाहिए बिफोर नेक्स्ट अल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। सर कायदे से अगर मैं इसको रैंकिंग दूं तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, ये अभी बेस्ट है। इसका नेक्स्ट बेस्ट कौन सा हो जाएगा सर, इसके बाद ये हो जाएगा नेक्स्ट बेस्ट। तो सर ईबीआईटी कितना बढ़ाऊं ताकि इसके बाद ये आ जाए, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस पूछ रहा है, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस पूछ रहा है कि सर ईबीआईटी कितना बढ़ जाए ताकि इसके बाद ये ऑप्शन बेस्ट बन जाए, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो देखो इनडिफरेंस बिटवीन 1 और 2, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ईपीएस को कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, नया ईबीआईटी को ईबीआईटी तक लिखना, इंटरेस्ट वही है, टैक्स वही है, नंबर ऑफ शेयर वही है, तो सर नया आपका ईबीआईटी आ जाएगा जिसमें कितना आ जाएगा 2376। तो सर एक्स्ट्रा एडिशनल ईबीआईटी कितना बढ़ना चाहिए सर, 876, 8,76,000 का ईबीआईटी बढ़ना चाहिए, तब जाके अपना नेक्स्ट अल्टरनेटिव बेस्ट कहलाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अल्फा लिमिटेड, अल्फा लिमिटेड रिक्वायर्स फंड अमाउंटिंग टू 80 lakhs फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट्स। सर नए प्रोजेक्ट के लिए उसको कितना चाहिए, 80 लाख चाहिए। टू रेज द फंड कंपनी हैज द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव, सर दो ऑप्शन है, या तो इक्विटी शेयर इशू करो 100 रुपए में अमाउंटिंग टू 60 लाख एंड बोरो द बैलेंस, सर 80 लाख में से 20 लाख क्या ले लो, 20 लाख ले लो इक्विटी शेयर होल्डर, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसको आप ले लेना, बोरो कर लेना यानी डेट ले लेना, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, पूरा का कितना, टू इशू इक्विटी शेयर ऑफ 100 एंड 12% डिबेंचर इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी इस 80 का 40 लाख आप ये करना, 40 लाख ये करना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, कैसे कैसे ऑप्शन सर, पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, ठीक है। और टैक्स की वैल्यू दे रखी है, निकालना क्या है, आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बिटवीन द टू अल्टरनेटिव अवेलेबल टू मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन। देखो जब, चलो पहले एक आंसर निकालते हैं ईबीआईटी का, फिर मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको इसका। बेसिकली पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस बोल रहे हैं, तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस में क्या होता है सर, ईपीएस 1 इक्वल टू ईपीएस 2 हो जाता है। ईबीआईटी निकालना है, इंटरेस्ट 1 दे रखा है 12% ऑफ 20 लाख, 12% ऑफ 40 लाख, तो ये अपन ने लिख दिया इंटरेस्ट, टैक्स से टैक्स कटा, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएगा कैसे, 60 लाख इक्विटी है 100 रुपये फेस वैल्यू, 40 लाख इक्विटी है 100 रुपये फेस वैल्यू, तो 60,000 और 40,000, ये आ गया अपना आंसर। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो सर ईबीआईटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,60,000, कितनी आ जाएगी 9,60,000। अब आप देखो, अब आप देखो स्टेट विच ऑप्शन विल बी बेनिफिशियल इन डिफरेंट सिचुएशन। जब ये ना एकदम बेसिक डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ, जब अपने पास इनकम कम रहती है, जब इनकम कम रहती है तो कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल रहता है सर, इक्विटी वाला ऑप्शन बेनिफिशियल रहता है। क्यों, क्योंकि आप चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, इक्विटी वाला ऐसा लेके खड़ा नहीं है आपके पास कि आपको देना ही देना पड़ेगा। लेकिन जब आपकी इनकम हाई रहती है, जब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप क्या करोगे सर, डेट प्रेफर करोगे। क्यों डेट प्रेफर करोगे ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, किसका सर, टैक्स शील्डिंग का, टैक्स शील्डिंग का बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपकी जो रिटर्न है वो बढ़ जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो यहाँ पे एक टर्म था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लेवरेज का फायदा उठाना, बेसिकली फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज।
अगर अपना रिटर्न बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ फाइनेंस तो क्या हो जाएगा सर, अपना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो कि फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर हमारा केस में इनकम कम है, इनकम कम है तो अपन इक्विटी लेंगे। इनकम बहुत ज़्यादा है तो डेट का फ़ायदा उठाएंगे, लेवरेज का फ़ायदा उठाएंगे। अभी जो हमने यहाँ पे निकाला, अभी जो हमने यहाँ निकाला लेवरेज, ईबीआईटी, बेसिकली क्या इनकम है। अगर हमारा इनकम 9,60,000 आता है तक आता है तो पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस है, चाहे इक्विटी लो चाहे डेट लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे इक्विटी लो चाहे डेट लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर इनकम इससे कम है, इनकम इससे कम है तो कम इनकम में कौन बेनिफिट होता है सर, इक्विटी। और इससे ज्यादा इनकम है तो कौन बेनिफिट होता है सर, डेट। ये देखो डायग्राम से भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये क्या बोल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। अगर मैं इस ईबीआईटी, पॉइंट ऑफ इनडिफरेंस वाले ईबीआईटी से आगे जाऊं तो क्या हो जाएगा सर, ये लाइन में क्या हो जाएगा, इक्विटी अगर मैं चलाऊंगा तो मेरी अर्निंग पर शेयर ये है, डेट मैं लूंगा तो मेरी अर्निंग पर शेयर ये है। तो पर्टिकुलर ईबीआईटी जो कि ज्यादा है इनडिफरेंस है, वहां पे कौन बेनिफिशियल है सर, डेट वाला। एंड पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कम है, जो कि कम है ईबीआईटी से, वहां पे कौन सा बेनिफिशियल रहेगा सर, इक्विटी वाला। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो इसने एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है, आप एग्जाम में कोई भी फिगर यूज कर सकते हो। क्या, एक फिगर 960 से कम लिया है, एक फिगर 960 से ज़्यादा लिया है, तो इसने एक बार 950 लिया है, एक बार 970 लिया है। एंड इसको कंसिडर करते हुए इसने ईपीएस निकाला है गिवन इन्फॉर्मेशन से। एंड इसने ऑब्जर्व किया, देखो जब ईबीआईटी कम है तो इक्विटी प्रेफर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन बेटर दिख रहा है सर, ये बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। कौन परफॉर्म कर रहे हैं, 8.28 वाला। और प्लान 1 क्या था, इक्विटी ज़्यादा थी इसमें। सर सिचुएशन 2 970, यानी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, डेट का फ़ायदा उठाना चाहिए, तो प्लान बी आना चाहिए। तो देखो डेट का फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, प्रॉब्लम कैन बी वर्कड आउट यूजिंग अज्यूमिंग एनी अदर फिगर। सर कोई भी आप फिगर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 960 से कम होनी चाहिए, 960 से ज़्यादा होनी चाहिए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 1/3 ऑफ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ संगमनी लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन स्टॉक। अच्छा जी, 1/3 आपका लोन है, विच हैज अ कॉस्ट 10%, कॉस्ट कितना है 10%। अनदर कंपनी, देखो संगमानी का डेट कितना है 1/3, टोटल वैल्यू का 1/3 कितना है डेट। और संगमानी का क्या बोल रहे हैं, सैमसुई का कितना है, आइडेंटिकल टू संगमानी। सर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, 16% है। और सैमसुई वाली क्या, जो ये सैमसुई है ना, सैमसुई ये पूरी की पूरी इक्विटी है। देखो सैमसुई में ऑल क्या इक्विटी है, ऑल इक्विटी है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एमएम मॉडल। अरे गजब, एमएम की बारी आ गई। सर एमएम में दो होते थे, एक विदाउट टैक्स एक विद टैक्स। विदाउट टैक्स में हम बोलते थे कि सर वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म। इफ वी इग्नोर टैक्स, सर टैक्स इग्नोर करना है, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिवर्ड। एंड टैक्स रिलीफ ऑन डेट कैपिटल, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमानी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ संगमानी। ठीक है सर, देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, सर अगर अपन केओ निकाले, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाले, तो वो क्या हो जाएगा इस केस का, संगमानी के केस का। सर इक्विटी 2/3 है तो के इंटू 2/3। सर डेट 1/3 है तो के, जो डेट का रेट दे रखा है दिस इंटू 1/3, दिस इंटू 1/3, ठीक है। तो सर केओ क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा। और हमको पता है वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, ईबीआईटी अपॉन केओ, ईबीआईटी अपॉन केओ। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर पूरी की पूरी इक्विटी है, यानी केओ कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 16% के बराबर। तो सर वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो जाएगा, ईबीआईटी अपॉन केओ। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं रिवाइज करवाऊँ। ये देखो, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होती है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अपॉन केओ, ठीक है। और वो दोनों क्या होती है, सेम होती है। वो दोनों इक्विलिब्रियम में क्या होती है, सेम होती है, एमएम मॉडल के हिसाब से, जब सेम रिस्क होता है। सर ये भी सेम होता है, बिजनेस रिस्क में केओ भी सेम होता है और ईबीआईटी भी सेम होता है। तो सर जब ईबीआईटी और केओ सेम है तो हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी। और वैल्यू ऑफ ए क्या है, ईबीआईटी अपॉन के का केओ, भाई फर्स्ट वाले का केओ। और सर सेकेंड वाले का वैल्यू कितनी है, ईबीआईटी अपॉन 16%। तो जब अपन इन दोनों को इक्वेट करेंगे
तो ये दोनों भी इक्वेट हो जाएंगे एंड ये कैंसिल, के ओ इक्वल टू 16%। और के ओ की वैल्यू क्या थी, ये रही, दिस इक्वल टू वॉट 16%। अगर अपन इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 19%। ये अगर आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ो तो आपको लगेगा कि इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। क्या लगेगा, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन हमको दो चीज का इस्तेमाल करना है। पूछो क्या सर, पहले तो हमको एमएम का इस्तेमाल करना है। एमएम बोलता है वैल्यू ऑफ फर्म ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ फर्म बी। तो वैल्यू कैसे निकलता है सर, वैल्यू होता है ईबीआईटी अपॉन केओ और ये होता है ईबीआईटी अपॉन केओ। लेकिन सर आपने केओ इक्विटी रेट के अप्रोच से कैसे गए, क्योंकि यहाँ पे केवल इसका रेट और इसका रेट दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है, ठीक है। इसके लिए अपन लोग ने रेट वाले अप्रोच से गए कि पहले इसकी वैल्यू निकाली, फिर इसकी वैल्यू निकाली और दोनों को इक्वेट कर दिया। तो के यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16%। के ओ इक्वल टू 16%। ठीक है सर, चलो जी 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8th वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, बस ज़्यादा नहीं बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, डोंट वरी। और रही बात मैं स्पीड जा रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स दिस वीडियो आर व्हाट योर वन शॉट वीडियो, ठीक है। अपन क्लास में तो आराम आराम से लेट लेट के करते हैं, एक एक चीज़ में सॉल्व करवाता हूँ आपको, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। यस चलो देखो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू टू कंपनी बिलोंगिंग टू द सेम रिस्क क्लास। सर सेम रिस्क क्लास, सेम रिस्क क्लास का मतलब क्या, उसका जो के होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जस्ट सेकेंड, इसको मैं बंद करके स्टार्ट करता हूँ तो जो ब्लरनेस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सर प्रॉफिट बता रहे हैं यानी कि ईबीआईटी बता रहे हैं। 12% डेट, यहाँ पे डेट यूज है, यहाँ पे नहीं यूज हुआ है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ का नहीं दिया है, यहाँ का दिया हुआ है, ओके जी समझ में आया। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द टोटल मार्केट वैल्यू। सर टोटल मार्केट वैल्यू बतानी है, इक्वलाइजेशन कैपिटल बनाना है, बताना है रेट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच कंपनी एज्यूमिंग नो टैक्सेस एज पर एमएम। सर एमएम मॉडल, एमएम अप्रोच जब टैक्सेस नहीं होते हैं तो क्या बोलते हैं, अभी जस्ट ऊपर देखा अपन ने, वी ए इक्वल्स टू वी बी, यानी इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो वैल्यू है फर्म की वो सेम है। अब यहाँ पे क्योंकि डेट नहीं है तो जो इक्विटी की वैल्यू होगी वही फर्म की वैल्यू हो जाएगी। और इक्विटी की वैल्यू कैसे होती है सर, ईबीआईटी इनटू, सर टैक्सेस तो है नहीं तो जो नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय के ई, डिवाइड बाय के ये होता है, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय के ई, क्योंकि के ओ होता है तो के ओ तो यहाँ पे के ई हो जाएगा, डेट नहीं है तो अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 1 करोड़। तो सर 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ की वैल्यू होनी चाहिए आपकी किसकी, सर ए की। ए की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़, जिसमें से 54 लाख क्या है सर, डेट है। तो बची हुई वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्विटी की। तो देखो बची हुई वैल्यू किसकी होनी चाहिए, इक्विटी की। देखो टोटल वैल्यू 1 करोड़ दे रखा है, सर डेट की वैल्यू 54 लाख दे रखा है। इक्विटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए सर, इक्विटी की वैल्यू होती है नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट, जो अर्निंग इक्विटी वाले के पास अवेलेबल है। तो टोटल में से 12% ऑफ 54 लाख किसको चले जाएगा सर, डेट वाले को चले जाएगा। 18 लाख में से 648 किसको चला जाएगा, डेट वाले को। तो जो बचेगा वो इक्विटी वाले के लिए। एंड डिवाइड करोगे के ई से तो ये क्या आ जाएगा, के ई की वैल्यू, ठीक है। ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द इक्विटी, वैल्यू ऑफ द डेट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर, के ई का 25.04। सर और क्या बोले, देखो हमने टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लिया, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट निकाल लिया एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना था, डेट बचा हुआ क्या था, इक्विटी। मेरे को कुछ गड़बड़ है क्या, एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। अच्छा हमने ये वाला पार्ट नहीं निकाला, एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला पार्ट नहीं निकाला एज पर एमएम अप्रोच, तो निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। सर 1 मिनट लगेगा, कैलकुलेट कर लेंगे उसमें क्या है। तो देखो भाई आपका सोर्स कौन सा है, पहले तो अपन लिखते हैं इक्विटी, फिर लिखते हैं अपन डेट, ठीक है। अभी फिलहाल करेंटली वेट किसके हिसाब से देंगे भाई, वैल्यू तो अपन ने निकाल ली 54 लाख और 46 तो उसकी सोर्स परसेंट वेट कितना हो जाएगा सर, वेट हो जाएगा इक्विटी टोटल कितना है, ये देखो टोटल इक्विटी की वैल्यू कितनी है सर, इक्विटी की वैल्यू है 1 करोड़ माइनस 54 लाख, दैट इज अ 46 लाख, 46 लाख, ठीक है।
तो 46 लाख आउट ऑफ 1 करोड़, दैट इज योर वेट कितना हो जाएगा 46%। ये कितना हो जाएगा 54%। एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना कितना है सर, इक्विटी का हमने निकाला ऊपर 25.04%। एंड डेट का कितना है सर, डेट हो जाएगा आपका 12%। डेट कितना है 12% है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है तो अपन सीधा सीधा लिख देंगे क्या 12%। तो अगर अपना WACC निकालना हुआ W/K तो कितना आ जाएगा देखो 25.04 इंटू आपका 0.46 11.518 एंड 12 इंटू 54 6.48। तो कितना हो जाएगा टोटल प्लस 11.518, दैट इज योर 17.99 या फिर रफली 18%। रफली कितना हो जाएगा सर 18%। देखो एक बार आपको अगर है तो चेक भी कर लेते हैं अपन, चेक भी कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8th वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन 8 ये रहा। KO ऑफ अनलिवर्ड फर्म 18 है सर, वही कितना होगा। एक मेरे को एक बात बताओ सर, ये जो अपन ने 18 यहाँ पे निकाला, कहाँ पे निकाला, ये 18, ये अगर ऐसे नहीं भी निकालते तो भी आंसर क्या आता, यही आता। पूछो कैसे सर, ये हमने जो अननेसेसरी एक्टिविटी की ना, ये नहीं भी करते तो भी सेम आता। पूछो क्यों सर, जब वैल्यू ऑफ लिवर्ड और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म है और दोनों का रिस्क सेम है, रिस्क सेम है, EBIT सेम है, अप्रोच है, EBIT सेम है तो रिस्क भी सेम है, और रिस्क सेम है दे रखा है यहाँ पे सेम रिस्क। तो सर जो इसका KO होगा वही इसका KO होगा, वो हमने प्रूव कर दिया है। लो वही अपना आंसर निकला KO, ठीक है। तो अगर ये नहीं भी निकालते डायरेक्टली लिखते 18% तो भी अपना आंसर आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलते हैं वो पढ़ते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू, द टोटल मार्केट वैल्यू, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग 40% टैक्सेस एज पर MM। सर MM के हिसाब से इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस होते हैं। जो अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू है वो क्या होती है, जो लिवर्ड फर्म की वैल्यू है वो क्या होती है, अनलिवर्ड प्लस वैल्यू ऑफ लिवर्ड क्या होती है, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड प्लस T/B, दैट इज योर टैक्स इनटू आपका बोरोइंग, टैक्स इनटू बोरोइंग। तो देखो ये देखो वैल्यू ऑफ ए क्या हो जाएगी VB प्लस TB, और सर TB क्या है, टैक्स रेट पता है 40%, एंड B क्या है, बोरोइंग टोटल 54 लाख। तो देखो इसकी वैल्यू हमको ये मिल गई, इसकी वैल्यू क्या है सर, पैट बाय KE, पैट बाय KE, ठीक है, पैट बाय KE नहीं पता है अभी अपने को, KE दिया है क्या, KE दिया है क्या। अच्छा अनलिवर्ड फर्म में तो KE दे रखा है ना 18%, अनलिवर्ड फर्म में तो दे रखा है। तो देखो 18 सॉरी अनलिवर्ड फर्म में 18 लाख की अर्निंग है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा, इंटू 1 - 40% डिवाइड बाय आपका 18% KE। तो ये किसकी वैल्यू आ गई सर, ये आ गई इक्विटी की वैल्यू, इक्विटी की वैल्यू, सॉरी इक्विटी की वैल्यू, सॉरी इक्विटी भी नहीं, सॉरी वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म, ठीक है। तो जो कि वैल्यू ऑफ इक्विटी के बराबर ही है इन आर केस, क्योंकि अनलिवर्ड में डेट तो रहता ही नहीं है। ये क्या है सर, इसकी वैल्यू। तो टोटल क्या हो गई वैल्यू, टोटल वैल्यू हो गई इसकी, किसकी, लिवर्ड फर्म की। एंड लिवर्ड फर्म क्या होता है, इक्विटी प्लस डेट। तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी भाई, टोटल की वैल्यू आ गई, डेट की वैल्यू दे रखी है तो सर VE आ जाएगा, VE आ जाएगा। एंड VE किसके बराबर होता है सर, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय KE, डिवाइड बाय KE। तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू 18, इसकी वैल्यू पता है, टैक्स की वैल्यू पता है, KE निकल आएगा, टोटल वैल्यू पता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल आएगा सर, KE 25.04% ही निकल आ रहा है। और अगर अपन WACC निकालते हैं तो वेट दे देंगे, ये 54 लाख, ये 2760, और इसका KC दे देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टैक्स शील्डिंग लग जाएगा तो 12% नहीं लिख के 12 इंटू 1 माइनस आपका टैक्स, बस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, सबको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13.265, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, लियो लिमिटेड हैज अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 2160। अच्छा जी, इसके पास नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी EBIT कितना है 21,60,000। फिर क्या बोल रहे हैं, टोटल कैपिटलाइजेशन ऑफ 120 लैक्स। अच्छा जी, टोटल कैपिटलाइजेशन यानी वैल्यू ऑफ द फर्म कितना बोल रहे हैं 120। The company is evaluating option to introduce debt financing in a capital structure and the following information is available at various level, ठीक है। अलग अलग केसेस दे रखे हैं, ठीक है।
ईबीआईटी दे रखा है और आपका कैपिटलाइजेशन वैल्यू भी दे रखा है, टोटल कैपिटलाइजेशन यानी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म दे रखा है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरा क्या बोलना चाहिए, ईबीआईटी दे रखा है और वैल्यू ऑफ द फर्म भी दे रखा है, वैल्यू ऑफ द फर्म भी दे रखा है, तो सर क्या के ओ निकल आएगा क्या? के ओ निकल आएगा क्या सर? के ओ निकल आएगा क्या? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सर बिल्कुल निकल आएगा। कितना आएगा, कितना आएगा? देखो 21,60,000 डिवाइड बाय 120, ठीक है, 18%। कितना आ गया? 18%। तो क्यू कितना आ गया? 18%। तो सर 18% क्या है? 18% क्या है सर? वैल्यू ऑफ के ई, क्योंकि सर जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वही इक्विटी के बराबर होगी। अब आप बोलोगे लेकिन सर यहाँ पे तो दे रखा है 12% इक्विटी कैपिटलाइजेशन। देखो ये क्या दे रखा है अपने को, अगर मान लो दिया हुआ रहता, फाइनल वैल्यू दी रहती है, तो हमसे पूछता क्या, कंप्यूट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। ये किसी अप्रोच के थ्रू इसने निकाला है, लेकिन हमको क्या बोले सर, आप एमएम के थ्रू निकालो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। और एमएम के थ्रू कैसे निकलते हैं सर? ऐसे निकलते हैं। तो हमको एक चीज समझ में आई कि इक्विटी का के ई, ठीक है, कितना है सर? 18% है। इक्विटी का के ई कितना है? 18% है। तो यहाँ पे के ई किसको, मैं इसको क्या बोलूंगा? 18%। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या बोलूंगा सर? 1,20,000, 1 करोड़, सॉरी 120 लाख, ठीक है, 120 लाख। अगर मैं सेकेंड केस देखूं, अगर मैं सेकेंड केस देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? डेट की वैल्यू दे रखी है 10 लाख, इसका रेट दे रखा है 7%, ठीक है। अगर 10 लाख डेट है तो वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे लिवर हो रहा है, तो इक्विटी की वैल्यू कितनी होगी सर? इक्विटी की जो बची हुई होगी, 120 में से 10 इधर चले गया तो 110 लाख बचा होगा, 110 लाख बचा होगा। देखो ये देखो, वैल्यू ऑफ द लिवर्ड फर्म क्या होता है? वैल्यू ऑफ द अनलिवर्ड फर्म, और ये कितना है सर? 120 लाख, 120 लाख। एंड वैल्यू ऑफ डेट कितना है सर? 10 लाख। वैल्यू ऑफ फर्म कितना है? 10 लाख। ये 120, ये 10, तो ये कितना बचेगा? 110। 120 10, तो ये कितना बचेगा? 110। एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलती है सर? इक्विटी वाले के पास कितना पैसा आ रहा है जेब में, डिवाइड बाय के, डिवाइड बाय के। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और के की वैल्यू निकालो, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा रीअरेंज करके? देखो इसको मैं इधर ले गया, वी यू एल माइनस वी डी, ठीक है, और इसको नीचे लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो के ई बेसिकली क्या हो जाएगा, निकालते जाओगे तो आपका ऐसे निकल आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या निकलेगा? 19%। फर्स्ट केस में क्या निकलेगा? 19%। के ई निकालने का एक और तरीका है, के ई निकालने का एक और तरीका है सर, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था ना, कि सर वो तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो खाएगा ही खाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा डेट कमा के देगा इक्विटी वाले को, एक्स्ट्रा डेट, एक्स्ट्रा जो रेट है, मान लो डेट को 10% दिया और कमाया मैंने 15%, तो जो एक्स्ट्रा 5% है इस डेट पे मैंने कमाया आउट ऑफ मेरी इक्विटी में, तो वो भी मेरा हो जाएगा, ठीक है, वो भी मेरा ऐड हो जाएगा। तो के की वैल्यू ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, जो फॉर्मूला आपको आसान हो आंसर आएगा। अब यही चीज जो हमने किया ये सारे स्टेप के लिए करना है, हर एक स्टेप के लिए करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ आंसर भी, हर स्टेप के लिए इसको करना है। ये देखो हर स्टेप के लिए करना है इसको, ठीक है। ये देखो पहला 18 आया, फिर 19 आया, हर स्टेप के लिए इसको करना है, ठीक है। के की वैल्यू हर स्टेप के लिए निकालनी है। और आप देख रहे हो जैसे जैसे डेट बढ़ते जा रहे हैं के बढ़ते जा रहे हैं, डेट बढ़ते जा रहे हैं के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट सेम है, ओवरऑल कॉस्ट सेम है, क्योंकि हमको पता है इसका डायग्राम कैसे बनता है सर, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये क्या है, सॉरी ऐसा, हाँ, ये क्या है के ओ, ये क्या है के ई, और रुको रुको रुको, एक चीज मिस्टेक कर रहे हैं अपन, रुको दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये क्या है के डी, ये क्या है के ई, और ये क्या है के ओ, ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है? ओवरऑल कॉस्ट। डेट का रेट सेम रहता है, के ई बढ़ते जाते हैं और ओवरऑल कॉस्ट सेम रहता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ओवरऑल सेम है, डेट आपका इसमें चेंज हो रहा है ना, डेट चेंज हो रहा है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या बोल रहे हैं, के ई अपना बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अक्सर लिमिटेड हैज अ सेल्स ऑफ 68 लाख विद अ वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60%। सर ये चीज़ आपको ना कहाँ से क्लियर होगी, इसका मतलब बच्चे नहीं समझ पाते, दिक्कत कहाँ आती है, इसका मतलब नहीं समझ पाते कैसे। देखो सेल्स का तो मतलब समझ में आ गया, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, यानी सेल्स का कितना परसेंट आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो सर इस सेल्स का 60% आपका वेरिएबल कॉस्ट है। तो देखो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, इनकम स्टेटमेंट बनाऊं तो पहले मैं सेल लिखा 68 लाख,
फिर मैं जो वेरिएबल कॉस्ट को क्या लिखा, 60% ऑफ 68 लाख, 60% ऑफ 68 लाख, तो आपका आ जाएगा 40,80,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं सर। फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी है 16,32,000, तो मैंने यहाँ पे बना दिया 16,32,000। ठीक है, 16,32,000। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइजेस ऑफ 12% लॉन्ग टर्म डेट, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच कैरिंग डिविडेंड ऑफ 10% एंड 150 इक्विटी शेयर। द टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%। ठीक है, एट करंट सेल्स लेवल पे डिटरमाइन द इंटरेस्ट, ईपीएस एंड अमाउंट ऑफ डेट फॉर इफ द फर्म 25% डिक्लाइन इन सेल विल वाइप आउट द ईपीएस। सर रुको, हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो जो दी है अपन पहले उसको प्लॉट करते हैं। हमको निकालना क्या है सर, इंटरेस्ट निकालना है, ईपीएस निकालना है, अमाउंट निकालना है, कहाँ पे, करंट सेल्स लेवल पे। तो अगर मैं करंट सेल्स लेवल यहाँ पे बनाऊँ, करंट सेल्स के लेवल में बनाऊँ अगर इन्फॉर्मेशन को, तो मैंने ये लिखा फिक्स कॉस्ट लिखा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा। लेकिन जब इंटरेस्ट की बारी आई लिखने की, तो मैं अटक गया। पूछो क्यों? आप बोलोगे सर 12% लॉन्ग टर्म डेट तो है ही है, लेकिन डेट है कितना? सर डेट है कितना वो तो नहीं बताया इसने। सर वो कहीं मेंशन है क्या इस क्वेश्चन में? आप रीड करो एक बार। सर वो कहीं मेंशन नहीं है, तो उसको कैसे निकालना है? उसको निकालने के लिए ना, देखो मेरे को ये जब इंटरेस्ट निकलेगा तभी तो ईपीएस और अमाउंट ऑफ डेट निकलेगा ना। तो मैं यहाँ पे आके अटक गया, मैं इस इनकम स्टेटमेंट में यहाँ तक आके अटक गया, तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। बोल रहा है इफ अ 25% डिक्लाइन इन सेल। सर अगर मैं सेल को 25% कम करता हूँ, अगर मैं इस 68 लाख को 25% कम करता हूँ, यानी कि देखो इस 68 लाख को 25% कम करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 51 लाख। अगर मैं इसको सेल को कम किया तो सर कॉस्ट भी कम हो जाएगा प्रोपोर्शनेटली, तो इसका 60% ये हो जाएगा। फिर फिक्स कॉस्ट तो वहीं का वहीं रहेगा, फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब मेरा कितना आया सर, अब आया मेरा क्या, पीबीटी। पीबीटी कितना आया, सॉरी ईबीआईटी कितना आया, 40,000, 40 लाख, नहीं 4,08,000, 4,08,000। ईबीआईटी कितना आया, 4,08,000। क्या बोल रहे हैं, ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा। सर ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा का मतलब क्या होता है? ईपीएस वाइप आउट हो जाएगा का मतलब है कि पूरा का पूरा ईपीएस जीरो हो जाएगा। अब देखो, इसको मैं एक मिनट के लिए रिमूव करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ। ये सब प्लॉट करने के बाद ना देखो, हमको पता है भाई ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा, तो इंटरेस्ट की जगह छोड़ दी, आएगा फाइनली क्या आएगा, पीबीटी बचेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हमको टैक्स माइनस करना पड़ेगा, फिर बचेगा पैट। फिर हमको इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, फिर बचेगा ई टैश, यानी कि जो इक्विटी अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। उसको अगर मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ शेयर से तो मेरे को मिलेगा व्हाट, ईपीएस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं सेकंड केस में जब अपना सेल्स 25% मार खा गई है, ठीक है, ईपीएस की वैल्यू बोल रहे हैं जीरो, ईपीएस की वैल्यू बोल रहे हैं जीरो। तो सर अगर ईपीएस की वैल्यू जीरो होगा तो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी तो जीरो हो जाएगा, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सर प्रेफरेंस को तो माइनस करना पड़ेगा, तो प्रेफरेंस अब अपन रिवर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो प्रेफरेंस शेयर वाले कितने हैं, 1 लाख का प्रेफरेंस शेयर है, 10% इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो कुल मिला के डिविडेंड कितना देना है प्रेफरेंस वाले को, सर 10,000। तो यहाँ पे कितना रहा होगा सर, यहाँ पे जो पैट है अपना, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो 100 में 100% सर क्या रहा होगा, 10,000 रहा होगा। तभी तो प्रेफरेंस डिविडेंड को 10,000 दूंगा तो मेरे पास बचेगा जीरो, मेरे पास बचेगा जीरो। अब देखो, अब देखो टैक्स कितना है सर, टैक्स है 30%, टैक्स है आपका 30%। तो मेरे को एक बात बताओ, इस प्रेफरेंस यहाँ पे मेरा इनकम क्या रही होगी ताकि मैं 30% माइनस करके मेरा 10,000 बचा होगा? सोचो, वो हो जाएगी सर 10,000 डिवाइड बाय 0.7, दैट इज और 14,285। सर यहाँ पे अगर 14,285 आया होगा ना, तभी मैं इसको 30% लेस करूंगा। देखो 14,285 को मैं 30% लेस करूंगा, दैट इज और 4,285, तब जाके मेरे पास फाइनली 10,000 बचे होंगे। ठीक है, तब जाके फाइनली बचे होंगे 10,000। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका ईबीआईटी ये है, ईबीआईटी ये है, इसमें मैं इंटरेस्ट कितना माइनस करूं ताकि मेरा आंसर ये आ जाए? भाई इसमें से मैं कितना माइनस करूं कि आंसर ये आ जाए? तो अपन निकाल लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4,08,000 माइनस 14,285, दैट इज और 393,715, 393,715। सर अगर मैं 393,715 माइनस करूंगा ना इसमें से, 4,08,000 में से 393,78715, तब जाके 14,285। फिर उसमें से 30% माइनस करूंगा
तो आएगा आपका 10,000। फिर उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूँगा तो आएगा 0। तो हम बेसिकली कैसे खेल रहे हैं सर, हम रिवर्स खेल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं सर, रिवर्स खेल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे अपना इंटरेस्ट आ गया, सेम इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट वो तो चेंज नहीं हुआ, डेट तो चेंज नहीं हुआ है। 3,93,715। आप देखो पीबीटी कितना बचेगा, 10,88,000 में से 3,93,715 माइनस किया तो कितना हुआ, 6,94,285। इसमें से टैक्स माइनस करेंगे 30% इंटू 30, 208,285। इसको टैक्स माइनस करेंगे तो पैट आ जाएगा 466,000, 466,000। सर प्रेफरेंस डिविडेंड सेम 10,000, कितना आ गया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, एक सेकेंड रुकना। यस देखो, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी माइनस करने में, ठीक है। देखो 694,285 माइनस 208,285, ये हो जाता है 486,000, 4,86,000। उसमें से अगर मैं 10,000 माइनस करूँ तो 476 आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर, नंबर ऑफ शेयर है 1.5 लाख, नंबर ऑफ शेयर है 1.5 लाख। तो सर ईपीएस कैसे निकलेगा, 476 डिवाइड बाय 1.5 लाख इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 10,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख, 3.17 सर, 3.17, 3.173 हो जाएगा, ठीक है। आपका ईपीएस आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कैसे रिवर्स कैलकुलेट किया अपन ने। सर क्वेश्चन में दम नहीं था, सिर्फ नया पॉइंट क्या था सर, पहला नया पॉइंट ये 60% कैसे करने हैं। दूसरा नया पॉइंट ये कि सर अगर 25% डिक्लाइन होगा, 25% डिक्लाइन होगा तो ईपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर कॉस्टिंग में आप भर भर के इस टाइप की चीज़ें करते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ एकदम हार्ड नहीं लगी होगी। फिर भी कहीं पे दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, देखो लंबे लंबे क्वेश्चन जब भी रहते हैं ना, डरने का नहीं, ठीक है, डरने का नहीं, फोड़ देने का। द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ सन लिमिटेड इज कन्फ्रंटेड विद द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव प्लान फॉर रेजिंग 10 लाख दैट इज नीडेड फॉर द प्लांट एग्जीक्यूशन एंड एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन। 10 लाख का कैपिटल की रिक्वायरमेंट है हमको, हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, 10 लाख की कैपिटल है। अल्टरनेटिव 1 क्या बोलते हैं सर, 80% ना काम करना, 14% डिबेंचर रखना, यानी 8 लाख का डिबेंचर रखना, बचा हुआ जो बैलेंस है यानी जो 2 लाख है उसका आप इक्विटी शेयर इशू करना। फिर अल्टरनेट 2 बोल रहे हैं सर 10% ऑफ द फंड को डेट से उठाना, 10% ऑफ द फंड यानी 1 लाख को डेट से उठाना और 9 लाख को आप इक्विटी से उठाना, ठीक है। तो पहले तो मैंने लिख दिया वही चीज़ जो अपन ने ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 में करना है अपन को, 8, 2 और 1, 9, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। फिर क्या बोल रहे हैं, द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द फर्म्स ईबीआईटी बाय 2 लाख एनुअली। समझना मेरी बात को, वो बोल रहे हैं 2 लाख से इनकम को बढ़ाना है, पर आज कितनी इनकम है ये अभी तक नहीं पता चला है। ये बोल रहा है ये जब आप कैपिटल लाओगे ना, अल्टरनेटिव 1 या 2 लगाओगे तो 2 लाख से ईबीआईटी बढ़ जाएगा, 2 लाख से ईबीआईटी बढ़ जाएगा, ठीक है, 2 लाख से ईबीआईटी बढ़ जाएगा। तो ठीक है, उसको ध्यान रखेंगे। करेंटली द फर्म हैज एन अर्निंग पर शेयर ऑफ 21। सर आज की अर्निंग कितनी है नहीं पता है, लेकिन आज की अर्निंग पर शेयर पता है। अरे गजब, तो इससे अर्निंग पता चल जाएगा, इससे क्या पता चल जाएगा सर, अर्निंग पता चल जाएगा। तो फटाक से कैलकुलेट कर ले क्या, कर लेते हैं चलो। देखो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, कायदे से आप इसको नीचे से भी लिख सकते हो, पहले ईपीएस लिखो फिर यहां तक जाओ, लेकिन मैंने इसको सीधा लिखा और ऊपर ऊपर एरो करते हुए बनाते गया ताकि मेरे को आसानी हो। ईबीआईटी में इंटरेस्ट माइनस होता है, पीबीटी मिलता है, उसमें टैक्स माइनस होता है, पैट मिलता है, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो ईपीएस मिलता है। हमारे पास ये दिया हुआ है 21 एंड नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है। सर नंबर ऑफ शेयर कैसे दिया है, बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। सर 20 लाख का इक्विटी है और 100 रुपए का एक है तो 20,000 शेयर हो जाएंगे। तो देखो नंबर ऑफ शेयर इनटू ईपीएस करूंगा तो क्या आ जाएगा, पैट, भाई पैट अपॉन नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू क्या होता है, ईपीएस। तो ये निकालना है तो ये इनटू ये कर दूंगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सर, 4,20,000, 4,20,000। और टैक्स कितना है, टैक्स मेरे ख्याल से 25% है, टैक्स अपना 25% है। तो सर ऐसी कौन सी वैल्यू में, ऐसी कौन सी वैल्यू में मैं 25% माइनस करूं तो आंसर आ जाए 4,20,000।
इसको अगर नहीं समझ में आता है तो ऐसे सोचा करो, अगर ये 100 रुपये है, ये 25 माइनस किया तो ये हो जाएगा 75। तो कुल मिला के जो 4,20,000 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 75% को। तो मैं क्या करूँगा, 4,20,000 डिवाइड बाय 75%, तो आ जाएगा 560। ठीक है, तो आ जाएगा कितना? 560। तो जो डिफरेंस है वो टैक्स आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट कितना है देखो, वापस से बैलेंस शीट से निकलेगा। 10% डेट 15 लाख का, यानी 1.5 लाख का इंटरेस्ट है। 1.5 लाख का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी इसमें ऐड कर दूंगा तो ईबीआईटी आ जाएगा। तो करंट ईबीआईटी कितना हो जाएगा सर? 7,10,000। और प्लान लाने से कितना हो जाएगा ईबीआईटी? टोटल 2 लाख इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि 7,10,000 प्लस 2 लाख, दैट इज 9,10,000। क्या यहाँ तक कोई इशू है क्या? अगर यहाँ तक इशू है तो पॉज करो, टेलीग्राम में आओ, मेरे से डाउट पूछो, देन चले जाओ। ठीक है, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ तक हमने पढ़ लिया, एक बार हम बैलेंस शीट में भी नजर घुमा लेते हैं। सर लाइबिलिटी, लोन, रिजर्व सरप्लस, शेयर कैपिटल, ठीक है। However, a finance advisor is concerned about the effect that at issuing the debt might have on the firm. ठीक है, डेट बढ़ाने से दिक्कत हो सकती है बोल रहे हैं। एवरेज डेट रेशियो फॉर द फर्म इज 35%। सर जनरली डेट रेशियो क्या होता है? डेट रेशियो मतलब डेट टू इक्विटी प्लस डेट, मतलब डेट अपॉन टोटल कैपिटल 35% होता है। 35% होता है। अगर दिस रेशियो इज एक्सीडेड, अगर इससे ज्यादा डेट रखते हो तो जो पी रेशियो है ना वो आपका 7 हो जाएगा। जो पी रेशियो है वो 7 हो जाएगा। इफ द फर्म इंक्रीजेस इट्स इक्विटी कैपिटल बाय 10%, ये कितना है अभी? 20 लाख है। अगर इसको मैं 10% से बढ़ाऊं, यानी कि इसको मैं 22 लाख से ऊपर ले जाऊं, इक्विटी को 22 लाख से ऊपर ले जाऊं, तो क्या बोल रहे हैं? ही एक्सपेक्ट्स पीई रेशियो टू इंक्रीज टू 8.5 इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट। सर अगर ये चीज हमको यहाँ से क्रक्स क्या समझ में आया इस दोनों लाइन से, अगर डेट रेशियो 35% से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा आपका? पी हो जाएगा 7। एंड अगर आपका इक्विटी बढ़ रहा है कितने से? 10% से, तो ये सब मत देखना ऊपर वाली कंडीशन, सीधा सीधा पी को क्या ले लेना? पी को ले लेना 8.5। पी को ले लेना 8.5। ठीक है, अब देखो टैक्स रेट दे रखा है, फिर क्या बोल रहा है? अज्यूम टारगेट डिविडेंड पे आउट अंडर ईच अल्टरनेटिव टू बी 60%। ठीक है, और ग्रोथ रेट कितना बोल रहे हैं? 10% ऑफ द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? गॉर्डन ग्रोथ रेट मॉडल। क्या लगेगा? के ई निकालने के लिए क्या लगेगा? गॉर्डन ग्रोथ रेट, क्योंकि ग्रोथ रेट दे रखा है। ठीक है, suggest with reason which alternative is better on the basis of each of the following। तो पहले तो अपन को देखना है अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर के बेसिस पे, तो पहले वो देख लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। देखो ईबीआईटी दोनों केस में निकाल लिया अपन ने। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? फर्स्ट केस में अच्छा ये तो मानते हो ना, इंटरेस्ट जो ये वाला एग्जिस्टिंग लोन का जो इंटरेस्ट है 15 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा भाई। 10% ऑफ 15 लाख यानी 1.5 लाख। 1.5 लाख तो 101% फिक्स है ही है। फिर क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेटिव 1 में जो आपका 8 लाख का आपने बोरो किया था उसका 14%, 8 लाख का 14%, वो भी इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। 8 लाख का 14% दैट इज और 1,12,000 प्लस 1.5 लाख, यानी 2,62,000 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा पहले अल्टरनेटिव में। देखो लिखा है क्या? 2,62,000। सेकेंड केस में सर, सेकेंड केस में डेट कितना उठाया है? केवल 1 लाख। डेट कितना उठाया है? केवल 1 लाख, ये देखो। और रेट कितने लिखा होगा? 10% ऑफ द फंड बाय 8% इरिडीमेबल, यानी 8% का रेट है। 1 लाख का 8% यानी 8,000, और 1.5 लाख पहले का इंटरेस्ट सर 158। तो देखो पीबीटी निकल आएगा, फिर टैक्स माइनस करेंगे तो पैट निकल आएगा। इसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे सर, इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाना अलग से। इसके लिए आप, मैं तो ऊपर से आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है, बट इसके लिए अलग से वर्किंग नोट बनाना। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकलेगा सर? ऑलरेडी कितने शेयर्स है? तो आपने निकाला था 20,000। ये देखो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था ना 20,000 को। पहले अल्टरनेटिव में सर 2 लाख का अपन ने शेयर इशू किया। कितने में इशू किया सर? 33% प्रीमियम में। 33% प्रीमियम, यानी कि अगर 100 रुपए शेयर की वैल्यू है तो आपने कितने में इशू किया? 133.333। तो इस 2 लाख को मैंने, अगर मेरे को नंबर ऑफ शेयर निकालने और पर शेयर इशू कर रहा हूँ 133.333, तो कितना हो जाएगा सर? 1500 शेयर्स। कितने हो गए? 1500 शेयर्स। और ऑलरेडी कितने थे? 20,000 शेयर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 1500 प्लस 20,000 कितने हो गए? 21,500।
देखो 21,500। सेकेंड केस में 9 लाख के शेयर इशू किए थे। सेकेंड केस में ये देखो यहाँ पे 9 लाख के शेयर इशू किए थे, कितने में? 125 में। तो 9 लाख डिवाइड बाय 125, दैट इज कितने? 7200। और ऑलरेडी कितने हैं? 20,000, यानी 27,200 हो जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 27,200। तो ये आ जाएगा ईपीएस। सर ये आ जाएगा ईपीएस। अब मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकलते हैं? सर अगर आप ईपीएस को पीई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो ईपीएस को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, पी बचेगा, प्राइस बचेगा आपका अल्टीमेटली। तो मार्केट प्राइस क्या करना पड़ेगा? पीई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन पीई कौन सा यूज करेंगे? 7 की 8.5। 7 की 8.5, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखो, ये देखो ऑप्शन 1 में इक्विटी क्या था? सर 20 लाख ऑलरेडी था, और जो 2 लाख नया इक्विटी यूज किए थे ना, उसमें से 1.5 लाख क्या था? 1.5 लाख आपका इक्विटी जाएगा, और 50,000 किस में जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस। क्योंकि जो 33.33% है भाई, 100 रुपये आपका फेस वैल्यू है, और 33.33 क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम कहाँ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस में जाते हैं। तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में गया, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल में गया। तो फाइनली वैल्यू कितनी होगी? इतनी इतनी। डेट कितने हैं? 15 लाख। 14% डेट कितने हैं? 8 लाख। सिमिलरली ऑप्शन 2 में 9 लाख का अपन ने इशू किया था। देखो 9 लाख टोटल इशू किया था कैपिटल 125 रुपए में, यानी शेयर कितने इशू किए थे? सर 7200। और एक वैल्यू शेयर की कितनी है? सर 7,100,000 रुपए। तो इंटू करेंगे तो 7,20,000 क्या हो गया? देखो 20 लाख में 7,20,000 अगर ऐड करूंगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा। एंड जो रिजर्व एंड सरप्लस है 10 लाख में, बचा हुआ कितना हो जाएगा? 1,80,000। भाई 9 लाख में 7,20 आपका इक्विटी शेयर, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो जाएगा? 1,80। तो मैंने 10 लाख में ऐड कर दिया, तो ये आ गया अपना फाइनल कैपिटल। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट केस में डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? मतलब डेट रेशियो क्या है? डेट अपॉन टोटल कैपिटल। तो देखो यहाँ पे डेट है 15 लाख, 15 लाख प्लस 8 लाख डिवाइड बाय 55। सर 40% है। क्या है 40%? क्या ये 35% से ज़्यादा है क्या? द आंसर इज यस। तो इसमें पीई रेशियो क्या हो जाएगा? 7। लेकिन एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्या इक्विटी कैपिटल को 10% से ज़्यादा बढ़ाएं है क्या? इक्विटी कैपिटल को अगर मैं 10% से ज़्यादा बढ़ाता हूँ तो होता है 22, लेकिन मेरा इक्विटी कितना हो रहा है? सर इक्विटी हो रहा है 21,50। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी? डेट रेशियो वाली। सेकंड कंडीशन नहीं हो रही है, इसलिए पीई क्या हो जाएगा? पी रेशियो 7 हो जाएगा पहले केस में। पहले केस में 7 हो जाएगा। सर सेकंड केस में देखिए, सेकंड केस में देखते हैं, पहले डेट देखते हैं। डेट अपॉन 16 डिवाइड बाई 55। क्या डेट 35 से ज़्यादा है क्या? नहीं, डेट 35 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इक्विटी को क्या 10% से बढ़ाया है क्या? यस सर, 20 को 27 ले गए। तो पी रेशियो क्या हो जाएगा? 8.5। क्या हो जाएगा? 8.5। तो देखो मैंने लगाया है। फिर अपन दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? मार्केट प्राइस पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर। तो देखो हमने पहला पार्ट क्वेश्चन का कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सर सेकेंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर आने वाले आपका लेवरेज, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है लेवरेज, वहां पे देखेंगे। बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, फाइनेंशियल लेवरेज बेसिकली क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। हमको ईबीआईटी अपॉन पीबीटी कैलकुलेट करना है। ईबीआईटी अपॉन पीबीटी कैलकुलेट करना है। तो अपना जो ये टेबल बनी है, इसमें दिस, इसमें रुको, ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकेंड। हाँ, इसमें दिस अपॉन दिस अगर अपन करेंगे ना, तो वो आ जाएगा फाइनेंशियल लेवरेज। दिस अपॉन दिस करेंगे तो फाइनेंशियल लेवरेज आ जाएगा। ठीक है, यस सर। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू। ठीक है सर, देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं अपन। अब देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए पहले तो मेरे को वेट चाहिए हर कैपिटल का। तो सर वेट तो हमने यहाँ से निकाल लेना है। भाई ऑप्शन 1 में टोटल कैपिटल है 55 लाख, 21,50 इक्विटी है, 10.5 रिजर्व सरप्लस है, इतना डेट है, इतना डेट है, ये जीरो है, टोटल 50। तो वेट तो निकल आएगा। वेट कैसे निकल आएगा? 21,50 डिवाइड बाय 55 इंटू 100। 10,50 डिवाइड बाय 55 इंटू 100, तो वेट निकल आएगा। तो देखो अपन ने वेट निकाल लिया पहले यहाँ पे। सिमिलरली ऑप्शन 2 के लिए भी अपन ने वेट निकाल लिया। अब बारी आती है के सी निकालने की। अगर के सी पता चल गया मेरे को, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअल सोर्सेज के पता चल गए, तो मेरा डब्ल्यू निकल आएगा। ठीक है, देखो
सर 14% डेट और 10% डेट, मैं आपको बताता हूँ सबका इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है। पहले अपन आते हैं इक्विटी के लिए। सर अगर इक्विटी का अपने को वो निकालना है, क्या कॉस्ट निकालना है, तो देखो इक्विटी का कॉस्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है सर, D0 × 1 + G/P0 + G। सर आपका गॉर्डन ग्रोथ रेट मॉडल। D0 क्या है, आज का डिविडेंड। D0 क्या है, आज का डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा सर, ईपीएस निकल गया था, अर्निंग पर शेयर, और 60% पेइंग रेशियो है, तो इसका 60% करोगे तो क्या आ जाएगा सर, D0 आ जाएगा। इसका 60% करोगे तो D0 आ जाएगा। एंड के अब D0 आ गया तो सर वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू पता ही है आपको, और प्राइस, मार्केट प्राइस आज आप देखो, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कहाँ से निकाला, ये जो इनकम स्टेटमेंट अपन ने निकाला था ना सर, यहाँ से निकाली अपन ने। देखो यहाँ से आ जाएगा ईपीएस, इसका 60% करोगे तो आ जाएगा D0, ये आ गया मार्केट प्राइस, ठीक है, बस कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली ऑप्शन 2 के लिए भी अपन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो कुल मिला के ही आ गया अपने का, दोनों केस में के ही आ गया, दोनों केस में अपना के ही आ गया, दिस एंड दिस। रिजर्व एंड सरप्लस का भी कॉस्ट यही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट और ये सब के बारे में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो अपन जो रिजर्व एंड सरप्लस है वही इक्विटी का रेट माने जाएंगे। ठीक है सर, ओके। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इसका रेट पुट कर दिया और इसका रेट पुट कर दिया। अब जो 10% डेट है, 10% डेट है वो किस टाइप का है, देखो 10% डेट है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसके बारे में कुछ नहीं, तो अपन सीधा सीधा इसमें टैक्स शील्ड लगा के उसको रेट बोल देंगे। भाई 25% का टैक्स शील्डिंग आएगी, 10% का रेट है, तो इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा सर, 7.5%। ये देखो 7.5%, 7.5%, ठीक है, यहाँ पे भी 7.5%। अब लास्ट सर 14% डिबेंचर और 18% डिबेंचर को कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देखो पहले सेकंड केस देखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं सर, 8% इरिडीमेबल, इरिडीमेबल मतलब लाइफ टाइम चलते रहेगा, लाइफ टाइम चलते रहेगा, तो उसका रेट 80 है और इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो अपन कॉस्ट ऑफ डेट क्या मानेंगे, 8% ही मानेंगे, और शील्डिंग लगाएंगे तो 8% माइनस 25% कितना हो जाएगा सर, 6% हो जाएगा, जो अपन ने नीचे यूज किया था। तब मेन कहानी आती है यहाँ पे, देखो 14% डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, ठीक है, और रिडीम कर रहे हैं 110, मतलब 110 पे 10% प्रीमियम के साथ, ठीक है। तो देखो कौन सा अप्रोक्सीमेशन वाला अपन फॉर्मूला लगाते हैं रेट निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला याद है क्या, I × 1 - T × RV - NP/N/RV + NP/2, ठीक है। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद होगा। सर आई हो जाएगा 14% ऑफ 100, दैट इज 14, 1 - 0.25, प्रीमियम में रिडीम किया था तो 110 पे रिडीम करेगा, 10 सालों के लिए है, तो आपका रेट निकल आएगा, ठीक है, आपका क्या रेट निकल आएगा, आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो आपका WACC निकल आएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सर अब आता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ MCC, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट में तो पहले देखना पड़ेगा, जो 10 लाख हमने नया नया उठाया, ताज़ा ताज़ा उठाया है, उसमें पहले केस में 8 लाख का तो यही हो जाएगा, क्या 14% डिबेंचर, एंड बचा हुआ 2 लाख का क्या हो जाएगा, इक्विटी हो जाएगा। इक्विटी को भी फर्दर मैंने डिवाइड कर दिया सर, 1.5 लाख का कैपिटल और 50,000 का रिजर्व एंड सरप्लस, इनका रेशो, इनका वेट निकल आया। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो ऊपर में निकल ही गया था, ठीक है। सिमिलरली इसका वेट कैसे निकलेगा, इसका वेट कैसे निकलेगा सर, 10% डेट था यानी 0.1 डेट, सर 90% इक्विटी थी, जिसमें से 720 क्या था, 72% क्या था आपका शेयर कैपिटल, और बचा हुआ 180 क्या था आपका रिजर्व एंड सरप्लस। तो मैंने वेट दे दिया, रेट अपन ने निकाला ही था, W × KC करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन से डरना नहीं है, इसको क्वेश्चन को घबराना नहीं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार में अगर नहीं बना कोई बात नहीं, वापस से प्रैक्टिस करो एंड आइडेंटिफाई करो। देखो क्या होता है ना, जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना, तो सपोज उसके 10 पार्ट है, सपोज उसके 10 पार्ट है, हमको मोस्ट ऑफ द पार्ट आते हैं, लेकिन जो कुछ एक बीच बीच के पार्ट होते हैं ना वो दिक्कत करते हैं, तो उनको आप हाईलाइट कर लो, उनको आप हाईलाइट करो, ताकि रिवीजन के समय से उन्हीं एडजस्टमेंट्स को देख के जाओ तो आपका पूरा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट आपका क्या बचा सर, आपका बचा केस स्टडी, आपकी बची केस स्टडी, उसको भी निपटा लेते हैं फिर अपना हो जाएगा। केस सिनेरियो, क्या बचा, केस सिनेरियो। सर इतना बड़ा केस सिनेरियो है, इतना बड़ा केस सिनेरियो है, कैसे करेंगे,
केस सिनेरियो सॉल्व करने के पहले ना पहले ऑप्शन पढ़ा करो कि वो क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहे हैं, फिर केस सिनेरियो को पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द पैट अंडर द 3 प्लान। ये क्वेश्चन पढ़ के एक चीज समझ में आई सर, 3 अल्टरनेटिव प्लान की बात कर रहे हैं और पैट पूछ रहे हैं। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर 3 प्लान। सर पहला क्या पूछा, पहले पैट पूछा, फिर क्या पूछा, प्रेफरेंस डिविडेंड पूछा, फिर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पूछ रहा है 3 प्लान के अंदर, फिर ईपीएस पूछ रहा है तीनों का, फिर मार्केट प्राइस पूछ रहा है। कुल मिला के तीनों प्लान के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। और मेरे को एक चीज़ पता है, अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, अगर मैं ईपीएस निकालने के लिए लंबा चौड़ा इनकम स्टेटमेंट बनाऊं, तो सारी वैल्यू एक बार में आ जाएगी। क्या सारी वैल्यू एक बार में आ जाएगी। चलो अब अपन क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब अपन क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। XYZ Limited, a renowned player in the manufacturing sector, has been contemplating an ambitious expansion program. To finance this growth, the company scrutinizes its current capital, which is a blend of equity, retained preference and debenture. कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं था, ठीक है। द इक्विटी बेस ऑफ XYZ लिमिटेड इज रोबस्ट विद 40,000 इक्विटी शेयर एट 100। सर आज के दिन 40 लाख का इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक, 40,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, अमाउंटिंग टू अ सब्सटेंशियल 40 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल। This equity foundation is bolstered, supported by retained earning of 10 लाख। सर एक चीज समझ में आई, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिफ्लेक्टिंग द कंपनीज प्रूडेंट प्रॉफिट रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। करंट की बात कर रहे हैं, आज के दिन इतना इतना है। फिर क्या बोल रहे हैं, इन एडिशन टू द इक्विटी हैज डाइवर्सिफाइड इट्स फाइनेंसिंग थ्रू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 7% डिबेंचर, ईच कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25 लाख टू कैपिटल पूल। यानी 9% का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी 25 लाख है, डिबेंचर भी 7% वाले 25 लाख है। कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ पढ़ने पे एक चीज समझ में आई, करंट की बात कर रहे हैं, आज के दिन कितना क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ पहले। देखो आज के दिन इक्विटी इतनी है, रिजर्व एंड सरप्लस इतने, प्रेफरेंस इतना है, डिबेंचर इतने। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मेरे को 2 पैराग्राफ पढ़ के मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, उस पैराग्राफ को काट दूंगा। अब मेरे को कोई काम का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज कैपिटल यील्ड्स अ हेल्दी रिटर्न ऑफ 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर जो भी आप कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो उसका 12% आपका रिटर्न है। रिटर्न क्या हो जाएगा, इस सब कैपिटल का 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अब आप में से पूछोगे कैपिटल एम्प्लॉयड का 12% रिटर्न नेट प्रॉफिट है, ईबीआईटी है, क्या है। तो मैं आपको बोलूं, सिर्फ यहाँ तक रुकना, यहाँ तक रुकना नहीं, इसके आगे भी पढ़ना। क्या बोल रहे सुनना, इंडिकेटिव ऑफ इट्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मार्केट कम्पिटिटिवनेस। सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बताते हैं, ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को किसको बताते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ये जो 12% है क्या देगा, ये 12% कुल मिला के आपको ईबीआईटी की वैल्यू देगा। सर कैसे पता चला, इस लाइन से पता चला कि ये ईबीआईटी की वैल्यू देगा। क्या ईबीआईटी की वैल्यू देगा। फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ एवर इट ऑपरेट्स इन अ हाई टैक्स एनवायरमेंट विद इनकम टैक्स ऑफ 50%। 50% इनकम टैक्स भी है। तो मैंने ये दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख दी, दोनों इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लिख दी। अब देखो, अब मैंने इसका निचोड़ कर लिया, अब मैं इसको सेफली काट सकता हूँ। अभी तक इस पूरे को पढ़ के जो मेरा काम का था मैंने उसको निचोड़ लिया और मैंने लिख दिया। आगे क्या बोल रहे हैं, फेस्ड विद द नीड टू रेस एडिशनल 25 लाख। सर उसको एडिशनल कितना चाहिए, 25 लाख चाहिए। फॉर इट्स एक्सपांशन प्रोग्राम XYZ स्टैंड्स इन अ क्रॉस रोड, ठीक है, कुल मिला के 25 लाख चाहिए। द डिसीजन टू फंड दिस वेंचर विल रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स इम्प्लीकेशन। हाँ मतलब सब चीज देख दाख के रेस करना, ऐसी कुछ भी मत उठा लेना। अगेन इसको काटूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा रिक्वायरमेंट कितनी है, सर 25 लाख की, ठीक है। केस स्टडी में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। साइड साइड में लिखना ज़रूरी है कि क्या दिया है, क्या निकालना है, ऐसा। ये अगर आप लाइन पढ़ो, ये लाइन पढ़ो तो प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी कि इक्विटी कब इस्तेमाल करना चाहिए, डेट कब इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेफरेंस कब इस्तेमाल करना चाहिए, हमको कोई मतलब नहीं है इससे, हमको कोई मतलब नहीं है। फिर क्या बोल रहे हैं, faced with a challenge of capital structure decision making to finance the expansion program, the finance manager is considering the following alternative। अब बता रहे हैं 3 अल्टरनेटिव क्या क्या है। सर 3 अल्टरनेटिव है, इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर एट 25 रुपीज पर शेयर, प्रीमियम 25, यानी 100 रुपए की चीज को 125 में देगा। तो देखो 20,000 इंटू 125 करेंगे तो कितना आ रहा है,
सर 25 लाख, और यही तो हमको चाहिए, इतना ही तो रेस करना है। या तो इक्विटी शेयर रेस करो, या तो प्रेफरेंस शेयर रेस करो, या तो डिबेंचर रेस करो, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट पीई रेशियो इन द केसेस ऑफ इक्विटी डिबेंचर वुड बी 20, 17 एंड 16। इक्विटी, प्रेफरेंस एंड डिबेंचर के केस में 20, 17, 16 होगा, ठीक है। पी की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। अब हमको बताना है अलग अलग प्लान के थ्रू हमको ये सब वैल्यू बतानी है। तो मैं काम करता हूँ, सीधा स्टार्ट करता हूँ विथ व्हाट इनकम स्टेटमेंट। देखो सर, ये इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी, फंड रिक्वायर्ड 25 लाख लिख दिया। सर 3 तरीके से फंड को अपन कर सकते हैं, एक तो तरीका है ऑल इक्विटी, एक तरीका प्रेफरेंस शेयर, एक तरीका डिबेंचर। एक तरीका क्या है? डिबेंचर। और तीनों के केस में पीई दे रखा है 20, 17 और 16। सर टोटल फंड कितना है? सर टोटल फंड 40, 10, 25, 25, ये है एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड। एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज टोटल 125 लाख का अपने पास कैपिटल। और रिटर्न कितना है? सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज और ईबीआईटी। सर 12% ऑफ 25 लाख, 125 लाख कितना हो जाएगा? 15 लाख। तो जब अपन स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी अपनी? नेट ऑपरेशनल प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी से, जो कि है 15-15 लाख हर केस में। अब देखो ईबीआईटी में क्या लेस होता है? सर इंटरेस्ट लेस होता है। तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है? सर एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है आपका 7% ऑफ 25 लाख। कितना है? 7% ऑफ एग्जिस्ट 25 लाख। तो मैंने लिख दिया 175, 175, 175। न्यू वाला कितना है? तो सर न्यू देखो बोरोइंग कहाँ पे? सर थर्ड केस में 8% ऑफ 25 लाख। तब पहले और दूसरे में कोई बोरोइंग नहीं हुई है, थर्ड वाले में हुई है। 8% ऑफ 25 लाख कितना? 2 लाख। अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दो तो कितना बचेगा? पीबीटी। फिर टैक्स माइनस कर देना 50%, तो आ जाएगा पीएटी। अब माइनस होगा प्रेफरेंस। सर ऑलरेडी प्रेफरेंस था, कौन सा? ये वाला 9% ऑफ 25 लाख। तो मैंने उसको माइनस कर दिया 225 से, ठीक है। 225 से माइनस कर दिया। एग्जिस्टिंग तो हो गया, नया वाला कहाँ पे इशू किया है अपने प्रेफरेंस? सर नया वाला प्रेफरेंस ये है सेकंड केस में 10% ऑफ 25 लाख दैट इज 2.5 लाख। तो ये माइनस कर दिया 2.5 लाख। ये पूरे के पूरे प्रेफरेंस को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा? सर अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया अपना। अगर मैं इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ईपीएस। सर नंबर ऑफ शेयर कैसे आया? ऑलरेडी कितने शेयर्स थे? सर 40,000 शेयर थे। अगर आपको दिक्कत है तो आप नहीं याद आ रहा है, समझ आ रहा है तो आप देख सकते हो जाके। ये देखो 40,000 शेयर थे। सर नए नए वाले कहाँ पे इशू हुए? सर केवल यहाँ फर्स्ट केस में इशू हुए नए शेयर, दैट इज 20,000। तो बाकी में शेयर्स कितने होंगे? 20-20 हजार, 40-40 हजार। तो देखो यहाँ पे केवल 60,000 है और बाकी में 40-40 हजार, ठीक है। बाकी में 40-40 हजार। ईपीएस निकल आएगा दिस अपॉन दिस, पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे 20 से तो आ जाएगा मार्केट प्राइस। सर सब कुछ निकल के आ गया। अब क्या बचा? अब कुछ नहीं बचा, ऑप्शन को टिक करना बचा। पैट कितना है? सर पैट है आपका 13-25, 13-25, 11-25, नहीं सॉरी, पैट है आपका 6-62, 6-62 और 5-62। 6-62, 6-62, 5-62। टोटल प्रेफरेंस कितना है? सर टोटल प्रेफरेंस कितना है? ये देखो 2-25, 4-75, 2-25 है क्या ऑप्शन? 2-25, 4-75, 2-25। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना बचा? देखो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना था? 437, एक 187, 437, 187। सर ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाला देख लेते हैं। सर ईपीएस कितना कितना निकल के आया? 7.29, 4.69, 8.44। मार्केट प्राइस क्या निकल के आया? 145, 79, 145, 79 एंड 135, ठीक है। देखो कितना डिफिकल्ट लग रहा था। मैं आपको एक बात बोलूं, डरावना ये वाली केस स्टडी लग रही थी, लेकिन ये केस स्टडी इजी थी। जबकि ये वाला क्वेश्चन जो 10th 11th वाला था, ये दिखने में इजी लग रहा था लेकिन थोड़ा सा लेंदी था, ठीक है। चलो जी, विद दिस आपके सारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस हो गए हैं अपने। एंड मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इलस्ट्रेशन जो 2-3 बचे थे अपने, उसको आप एक बार खुद से ट्राई करोगे। कहीं पे दिक्कत है मैं बैठा हूँ आपको, ठीक है, मैं बैठा हूँ आपको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है। तो विद दिस हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को उठाते हैं, दैट इज योर व्हाट लेवरेज, एंड उसको भी ऐसे ही अपन धराशायी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या है सर? एफएम आसान। बाय बाय, टेक केयर।